अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर सुहेल भट्टू। एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एज ए इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा था। आज पेपर हुआ है ईएससी पीटीआई लेबर डिपार्टमेंट में। आए देखते हैं, ये 100 मार्क्स का पेपर था जिसमें 50 नंबर जो थे वो सब्जेक्ट बेस्ड थे और 50 नंबर का जीके था। उस 50 में से हमें तकरीबन 38 क्वेश्चन मुख्तलिफ सोर्सेज से मिले हैं। उनको आप सबके साथ शेयर भी करते हैं और उनको देखते हैं। उसमें देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है 2022 पीएसएल विनर वाज 2022 का जो पीएसएल का विनर है, हाँ भी कौन था। बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो लाहौर कलंदर है। 2022 में जो पीएसएल जीता था, जिस टीम ने जीता था वो लाहौर कलंदर थी। इससे पीएसएल रिलेटेड दो चार और भी एमसीक्यूज बनते हैं, एसोसिएशन है, वो भी हम देख लेते हैं कि पीएसएल स्टार्ट कब हुआ था। पीएसएल जो स्टार्ट हुआ था बच्चों, ये जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। पीएसएल 2016 में स्टार्ट हुआ था। हाँ भी ये भी पूछते हैं कि हाँ भी पहला जो पीएसएल विनर था वो कौन था। वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड था। किसके खिलाफ ये फाइनल जीता था? ये जीता था क्वेटा ग्लैडिएटर। क्वेटा ग्लैडिएटर से ये जीता था। ये भी पूछते हैं कि 2019 वाला जो पीएसएल का विनर था वो कौन था। वो भी बच्चों 2019 का जो विनर था वो था क्वेटा ग्लैडिएटर। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं वो कि हाँ भी अब जो 2026 में पीएसएल होने जा रहा है इसका कौन सा एडिशन है। एडिशन वो पूछ सकते हैं बच्चों। ये जो 2026 में होने जा रहा है ये 11th एडिशन है और ये पहली दफ़ा इसमें 2 टीमें बढ़ाई गई हैं। पहले 6 टीम्स थी, इस बार जो होंगी 8 टीम्स होगी। एक सियालकोट से की टीम है, एक हैदराबाद की, टोटल 8 टीम्स हो जाएंगी। और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जो 2025 का विनर था वो कौन था। बेटे वो भी लाहौर कलंदर ही था। और ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि हाँ भी सबसे ज़्यादा पीएसएल इस वक्त किसने जीते हैं। सबसे ज़्यादा जो जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं और लाहौर कलंदर ने जीते हैं। और इसके अलावा एक दो और ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है इसकी कैप्टन का क्या नाम है। बेटे इसकी कैप्टन का नाम है फातिमा सना। फातिमा सना ये भी पूछा गया है। ये भी पूछ सकते हैं मजीद भी ना कि वुमेन जो हमारी क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन का क्या नाम है। इसके अलावा इस वक्त जो पीसीबी के चेयरमैन है वो मोहसन नकवी साहब हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है हूवर डैम इज ऑन विच रिवर। हूवर डैम हाँ भी किस रिवर में है? ये जो है कोलोराडो रिवर में है। ये भी एमसीक्यूज बना है कि हाँ भी ये किस रिवर में है। ये भी पूछा गया है कि ये किस कंट्री में है। हूवर डैम यूएसए में है। किस में है? यूएसए में। ये 2 डिफरेंट एमसीक्यूज इस पे बने हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है फॉरबिडन सिटी लोकेटेड इन। फॉरबिडन सिटी हाँ भी किधर है? फॉरबिडन सिटी जो बेटे है वो बीजिंग चाइना में है। हाँ भी फॉरबिडन सिटी इसको क्यों कहते हैं? बेटे मिंग और किंग 2 डायनेस्टीज चाइना में गुजरी हैं जो कि 500 बीसी से पहले में थी। या ये जो सल्तनत थी ये बड़ी रूलर यानी कि ना सख्त किस्म की थी। रूल्ड किस्म के ये लोग थे। इन लोगों ने सिर्फ अपने जो बादशाह थे और उसके जो ख़ास लोग थे या वज़ीर आज़म या मिनिस्टर थे उनको अलाउ था कि हाँ भी बीजिंग जो उस वक्त सिटी था उसमें यानी कि आना जाना। उसके अलावा जो वहाँ की दूसरी रियात थी उसको अलाउ नहीं था कि हाँ भी सिटी में आना। यानी कि दूसरों को ये क्या समझते थे? शूदर समझते थे। और बीजिंग का निकनेम भी फॉरबिडन सिटी है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है क्रिमलन एंड रेड स्क्वायर लोकेटेड इन। क्रिमलन और रेड स्क्वायर हाँ भी किस कंट्री में पाए जाते हैं, किस सिटी में पाए जाते हैं? ये मॉस्को में बेटे पाए जाते हैं। ये मॉस्को रशिया में पाए जाते हैं और रशिया का जो प्रेसिडेंट बैठता है वो भी क्रिमलन में ही बैठता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है अस्वान डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हाँ भी अस्वान डैम किस कंट्री में है? ये इजिप्ट में है। ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ भी ये किस दरिया पे बनाया गया? ये नाइल रिवर पे बनाया गया। नाइल रिवर पे बनाया गया। इसके बाद
जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके पीएम। यूके पीएम की ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सी है, उसका क्या नाम है? वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ऑफिशियल जो रेजिडेंस है यूके के पीएम की वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इससे दो चार और भी एमसीक्यूज बनते हैं कि हाँ भी टेम्पल ट्री जो ऑफिशियल रेजिडेंस है किसकी है? ये श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट है, सॉरी पीएम है, उनकी है ये टेम्पल ट्री। और इसके अलावा एक दो और भी बनते हैं, जिस तरह एलिजे पैलेस जो है, एलिजे पैलेस हाँ भी किसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है? ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट की। इसके अलावा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की है बेटे वो है वाइट हाउस। ये दो चार एमसीक्यूज से रिलेटेड बनते थे, ये भी हमने देख लिए। इससे नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है सिनोनिम ऑफ मेलाडोराइट का हाँ भी सिनोनिम क्या बनेगा? मेलाडोराइट किसको कहते हैं? मेलाडोराइट कहते हैं अनाड़ी को, जो अनाड़ी हो, जो कुछ भी ना जानता हो। इट मीन्स कि इसका सिनोनिम बनेगा लैकिंग इन स्किल्स, ग्रेस और या टैक्ट, यानी कि जो बंदे के पास स्किल्स की कमी हो, अनाड़ी हो, चीज़ों के बारे में ना जानता हो, प्रोफेशनल ना हो, उसको बोलते हैं। इससे अगला जो हमारा एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है सिनोनिम ऑफ इम्पुडेंट। इम्पुडेंट क्या होता है? गुस्ताख होता है, बेअदब। गुस्ताख होता है या बेअदब, बेअदब होता है ये या गुस्ताख। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो चीकी बनेगा। चीकी मतलब भी गुस्ताख होता है। इससे जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है अगला वो है हवारी रसूल किसको कहते हैं? ये भी दो चार बार पहले भी आया है। हवारी रसूल जो कहते हैं हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हा को कहते हैं। इसके बारे में एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा जो हवारी है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम साहब। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक दो और भी एमसीक्यूज बनते हैं कि हाँ भी ये शहीद कब हुए थे? ये शहीद हुए थे 36 हिजरी में। ठीक है, इससे और भी एक दो सवाल बनते हैं कि हाँ भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का ताल्लुक हाँ भी अशरा मुबशरा में से था, यानी इनका भी अशरा मुबशरा जो 10 थे उनमें हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का भी था। ये भी पूछते हैं कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम किस जंग में शहीद हुए थे? जंगे जमल में। ये दो चार इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज थे जो कि हमने देखे हैं। हाँ भी इसको ये भी वो पूछते हैं इसको हवारी रसूल क्यों कहते हैं? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रह चुके थे। इन्होंने तकरीबन हर गज़वा में शिरकत की थी और ज़्यादा जो अपना वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुजारते थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है हु इज़ फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो जलालुद्दीन खिलजी साहब हैं। इससे रिलेटेड एक दो और भी एमसीक्यूज बनते हैं कि हाँ भी खिलजी डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 1290s में और कब एंड हुई थी? 1320 में। सबसे जो दिल्ली सल्तनत में सबसे जो कम टेनोर है वो खिलजी डायनेस्टी का ही है। इसके अलावा एक दो और एमसीक्यूज बनते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी साहब थे। अलाउद्दीन खिलजी साहब भी इसी डायनेस्टी से ही थे। अलाउद्दीन खिलजी साहब के बारे में जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो भी इन्हीं से ही हैं। वो जो पद्मावती वाला इंसिडेंट हुआ था वो भी अलाउद्दीन खिलजी साहब से रिलेटेड है। ये दो चार एमसीक्यूज बनते हैं। इससे जो हमारा अगला एमसीक्यूज है ग़ज़वा बदर में हज़रत अली ने किसको कत्ल किया था? ग़ज़वा बदर में हज़रत अली ने वलीद बिन उत्बा को कत्ल किया था, वलीद बिन उत्बा को। इससे रिलेटेड ये दो चार और भी एमसीक्यूज बनते हैं कि हाँ भी वलीद को तो हज़रत अली ने कत्ल किया था, शीबा को किसने कत्ल किया था? शीबा, इनके साथ और भी था, यानी कि शीबा को जो कत्ल किया था वो हज़रत हमज़ा ने कत्ल किया था। और इसके अलावा पूछते हैं कि उत्बा को किसने कत्ल किया था? उत्बा को हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह दोनों ने कत्ल किया था। क्यों? जो उत्बा हैं, उत्बा की जो सामना हुआ था हज़रत उबैदा बिन जराह के साथ हुआ था, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, वो नहीं लड़ सके थे इनके साथ और वो शहीद भी हो गए थे ग़ज़वा
बदर में, ठीक है। फिर इनको जो कत्ल किया था वो हज़रत अली और हज़रत हमजा दोनों ने कत्ल किया था, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि हाँ भी ये कब स्टार्ट हुआ था, जो गज़वा बदर स्टार्ट हुआ था ये 17 रमज़ान को स्टार्ट हुआ था। ये भी MCQs बना हुआ है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट MCQs है वो रिलेटेड है हु वाज 2021 टेस्ट चैंपियनशिप विनर। 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप, हाँ भी विनर कौन था? 2021 में जो विनर था वो न्यूजीलैंड था बच्चों। 2021 का अगर पूछेगा तो न्यूजीलैंड था। अगर 25 का पूछेगा 2025 में हाँ भी टेस्ट चैंपियनशिप का विनर कौन है, तो वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इसके बाद रोनाल्डो बिलोंग्स टू विच कंट्री? रोनाल्डो किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं? ये पुर्तगाल से हैं। ये बड़े मशहूर फुटबॉलर हैं, बड़े ही मशहूर फुटबॉलर हैं रोनाल्डो साहब। इनका ताल्लुक़ पुर्तगाल से है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट MCQs है वो रिलेटेड है ख्वाजा नाज़मुद्दीन डाइड इन विच ईयर। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि हमारे सेकंड गवर्नर भी रह चुके हैं और सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी, ये 1964 में ढाका में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ डेथ हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? 1964 में। ये हमारे सेकंड PM जो रह चुके हैं ये 1951 से 1953 तक, और सेकंड गवर्नर रह चुके हैं 1948 से 1951 तक। जो नेक्स्ट MCQs है इससे आगे वो है रिलेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स बाई। जो हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 वाला, हाँ भी उसको किसने इन्फोर्स किया था? वो किया था अयूब खान साहब ने। कब किया था? 8 जून 1962 को। ये भी पूछ सकते हैं कि ये एब्रोगेट कब हुआ था, ये मनसूख कब हुआ था? ये हुआ था 25 मार्च 1969 को। हाँ भी किसने किया था? जनरल याह्या साहब ने इसको किया था एब्रोगेट। ये भी पूछते हैं कि इसके आर्टिकल टोटल कितने हैं? वो 250 हैं बच्चों। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसके तहत आई थी, और इसी के तहत ही वो जो 44 मंथ का जो 1958 में मार्शल लॉ लगा था वो भी एंड हो गया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट MCQs है वो है फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे पहली रूलर जो हुक्मरान आई थी, रूलर आई थी, वो थी रज़िया सुल्ताना साहिबा। ये अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश साहब के मरने के बाद इसके भाई आ गए थे कुछ वक्त के लिए, वो कैपेबल नहीं थे, हुकूमत नहीं कर सकते थे। उसके बाद रज़िया सुल्ताना साहिबा आ गई थी। 1236 से लेके 1240 तक ये रहती हैं, और कम्पिटेंट औरत थी और अच्छे से लेके हुकूमत को चली थी। और जो अल्तमश साहब ने अपने बाद जो नायब अपना मुकर्रर किया था हुकूमत के लिए, वो रज़िया सुल्ताना साहिबा को ही किया था। ये स्लेव डायनेस्टी से थी। ये भी पूछ सकते हैं किस डायनेस्टी से थी? स्लेव। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे बच्चों 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग की तरफ से मनाया गया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट MCQs है सुलह हुदैबिया मेन परमिशन फॉर मुस्लिम। सुलह हुदैबिया में जो मेन परमिशन मुसलमानों को मिली थी वो क्या मिली थी? वो मिली थी बच्चों उम्रा की। वो मिली थी उम्रा की, क्योंकि ये जो हमारा सुलह हुदैबिया हुआ था 10 साल के लिए हुआ था 6 हिजरी में। इसमें मुसलमानों को जो परमिशन दी गई थी कि आप नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं और आप उम्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछते हैं ये कब हुआ था सुलह हुदैबिया? ये 6 हिजरी में हुआ था। कितने साल के लिए हुआ था? 10 साल के लिए हुआ था। ये भी पूछते हैं कि इसमें कितने मुसलमान गए थे? वहाँ 1400 मुसलमान गए थे। सुलह हुदैबिया का दूसरा नाम क्या है? ये भी पूछते हैं। इसको फतह मुबीन, फतह मुबीन कहते हैं। फतह मुबीन, इसको क्या कहते हैं बच्चों? फतह मुबीन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट MCQs है वो रिलेटेड है अफ्रीकन यूनियन फुटबॉल 2025 हेल्ड इन विच कंट्री। जो अफ्रीकन यूनियन फुटबॉल 2025 हेल्ड इन विच कंट्री। अफ्रीकन कंट्रीज़ की एक यूनियन बनी हुई है फ़ुटबॉल की, जिनके दरमियान हर 2 साल बाद फ़ुटबॉल की एक लीग होती है। इस बार भी हुई है, जिसमें मेरे ख्याल में 25 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया है। ये कहाँ हुई है? ये हुई है बच्चों मोरक्को में। ये मोरक्को में हुई है। इसको जो विन किया वो सेनेगल ने किया है।
ये जो लीग को विन किया वो सेनेगाल ने की है वर्सेस मोरक्को से। मोरक्को इसमें हार गया था फाइनल में, जबकि सेनेगाल ने ये विन किया। अब जो 27 वाला होना है ये होना है 27 वाला बच्चों। इसके लिए एक फार्मूला टक तंजानिया, युगांडा और कीनिया में होना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, 2020 ओलंपिक प्लेड हाउ मैनी डेज। 2020 वाली ओलंपिक कितने दिनों तक खेली गई थी, कितने दिन खेली गई थी बच्चों? वो जो खेली गई थी वो 17 दिन खेली गई थी। ठीक है, ये 2020 वाली ओलंपिक्स हुई कहाँ थी? ये बच्चों हुई थी 2021 में, क्योंकि 22 में तो कोरोना आ गया था। ठीक है, फिर ये चली गई थी 21 में। 21 में हुई थी, ये हुई थी टोक्यो। कहाँ हुई थी? टोक्यो में हुई थी। ये 23 जुलाई से लेकर तकरीबन 8 अगस्त तक रही थी। इसके अलावा एक दो और भी एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है टीपीए। टीपीए, टीपा भी इसको कैसे हैं, टीपीए। जो 2020 वाली यानी कि 21 में जाके हुई थी, ये हुई थी टोक्यो में। जो 2024 वाली हुई है, 2024 वाली ये हुई है पेरिस में बच्चों। कहाँ हुई है? पेरिस में। जो 2028 वाली होनी है समर ओलंपिक्स, ये होनी है अमेरिका में, लॉस एंजल्स में। इसके लिए एक फार्मूला है टीपी है। 2020 वाली जो 21 में हुई थी कोरोना की वजह से, वो हुई थी टोक्यो में। जो 24 में हुई है वो हुई है पेरिस में। जो 28 में होनी है वो अमेरिका में हुई है। ये तो थी समर के लिए। ये किसके लिए बच्चों? समर ओलंपिक के लिए। ठीक है। हाँ, अब जो विंटर की है, विंटर के लिए भी एक फार्मूला है। विंटर के लिए फार्मूला है सिप। सिप यानी कि जो 2022 वाली हुई है, 2022 वाली हुई है चाइना में। ठीक है, 2026 वाली होनी है, 2026 वाली जो होनी है वो होनी है इटली में। जो 2030 वाली होनी है विंटर ओलंपिक बच्चों, वो होनी है पेरिस में। इसके लिए फार्मूला सिप है, उसके लिए क्या है? टीपीए। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट विंटर ओलंपिक हुई थी गेम, फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम जो हुई थी विंटर, वो हुई थी 1924 में। ये भी फ्रांस में ही हुई थी, फ्रांस में। और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं जो फर्स्ट फर्स्ट समर ओलंपिक हुई थी मॉडर्न, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बच्चों एथेंस में, ग्रीस में। एथेंस में हुई थी और ये हुई थी 1896 में। ये हुई थी 1896 में। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट, ये आप सब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो ये है कि रशिया करंटली डिस्प्यूट विद विच कंट्री। रशिया का इस वक्त डिस्प्यूट चल रहा है, वो किसके साथ चल रहा है? वो यूक्रेन के साथ चल रहा है। 22 फरवरी 2 फरवरी भी कह सकते हैं, 22 फरवरी 2022 से ये इसके साथ 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, 4 साल होने वाले हैं, यूक्रेन के साथ चल रहा है। यूक्रेन का जो साउथ और ईस्ट का इलाके हैं, जिस तरह क्रीमियन पेनिनसुला हो गया, डोनबास हो गया, और भी इलाके हैं, उसकी वजह से इनके दरमियान इशू हैं। नेटो की वजह से भी हैं, क्योंकि नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन लेना चाहता था, तब से इनके दरमियान लड़ाई यानी कि एक जंग चल रही है। इसके जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बिलोंग टू विच कंट्री। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किस कंट्री से बिलोंग करता है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो बिलोंग करता है वो यूक्रेन से करता है। ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट है 2019 से ऑनवर्ड, ये अभी तक ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। और इसके बारे में एक और भी एमसीक्यूज बनता है कि हाँ भी ये प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या था, या इसका क्या कौन सा प्रोफेशन था? ये कॉमेडियन था, ये कॉमेडियन था। ये भी एमसीक्यूज पूछा गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है मोइन अख्तर वाजा। मोइन अख्तर साहब जो 2011 में फोत हो गए थे, क्या थे? ये कॉमेडियन थे, लेजेंड कॉमेडियन थे पाकिस्तानी। इसके बाद पूछा गया है बाबा उर्दू कौन है? बाबा उर्दू किसको कहते हैं? बाबा उर्दू जो कहते हैं वो कहते हैं मौलवी अब्दुल हक को। यहाँ दो एमसीक्यूज बनते हैं। अगर वो पूछे कि बाबा उर्दू किसको कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी अब्दुल हक साहब को। अगर वो पूछे अकाए उर्दू, अकाए उर्दू किसे कहते हैं, देन वो आप लोगों ने बच्चों लगाना है मौलाना
मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, इनको अकाए उर्दू कहा जाता है, जबकि बाबाए उर्दू इनको कहा जाता है। और ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ मदफन है, ये लाहौर में मदफन है। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ये 2-4 MCQs बनते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट MCQs है वो रिलेटेड है ज़ियाउल हक वाज आर रिप्लेस्ड बाई। ज़ियाउल हक साहब को किसने रिप्लेस किया था उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद? हाँ भी, कौन हमारे प्रेसिडेंट बने थे? वो गुलाम इसहाक साहब बने थे, गुलाम इसहाक साहब। ये 1988 से लेके 1993 तक रह गए हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं इनका नंबर कौन सा था? ये 7th नंबर के प्रेसिडेंट थे। ज़ियाउल हक साहब का पूछा गया है कि इनका कौन सा नंबर था एज ए प्रेसिडेंट, वो 6 था। और ये भी पूछते हैं इनकी डेथ कब हुई थी? वो हुई थी 17 अगस्त 1988 को, बहावलपुर के साथ प्लेन क्रैश हुआ था। इससे जो हमारा नेक्स्ट MCQ सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड है, शी इज़ द फातिमा जिन्ना ऑफ सोसाइटी। अब पता नहीं वहाँ पे किस तरह दिया हुआ था, क्या सेंटेंस था, किस तरह यानी कि वो MCQ पूछा गया था, हमें यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज से यही मिला है। इसके बारे में आप कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। इससे अगला जो हम अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं वो है विच कंट्री रिलीज 572 प्रिजनर। हाँ भी, 572 प्रिजनर किस कंट्री ने पाकिस्तान के रिलीज़ किए थे? वो जो थी UAE। 2019 में रमज़ान के महीने में UAE ने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ लोगों की जो सज़ाएँ थी कम की थी और छोड़ दिया था, उनको रिलीज़ कर दिया था। पाकिस्तान के 572 थे, UAE ने इनको छोड़ दिया था रमज़ान के महीने में। ये मुख्तलिफ़ कारवां यानी कि मुख्तलिफ़ जराइम में वहाँ मुलव्वस है, जिनकी वजह से ये वहाँ पे सज़ा इनको मिल रही थी। अच्छा, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया के जो कैपिटल का नाम है वो है कैनबरा। कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के जो कैपिटल का नाम है वो है कैनबरा। ये भी 2-4 बार पहले पूछा गया है सवाल। इससे अलावा ये भी वो आजकल पूछ रहे हैं इनके PM का क्या नाम है। इनके PM का नाम है एंथनी एल्बनीज़। ये इनके आजकल PM साहब हैं, इनके बारे में पूछ रहे हैं कि हाँ भी ऑस्ट्रेलिया के PM का क्या नाम है। इससे जो हमारा नेक्स्ट MCQs है वो है रिलेटेड टू इन विच पार्ट ऑफ बॉडी मेल्टोस कन्वर्ट टू ग्लूकोज। मेल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं हमारे जिस्म के किस पार्ट में? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाकर ये कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि मेल्टोज एक कम्प्लेक्स शुगर है और हमेशा जो कम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो हमारे पास ग्लूकोज है ये सिंपल शुगर है, इसलिए मेल्टोज इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जो 30 MCQs है वो रिलेटेड है जेवलाइन रन विड्थ क्या है। हाँ भी, कितनी होती है? वो होती है बच्चे, अगर विड्थ की बात होगी तो वो 4 मीटर होगी। अगर वो पूछेंगे इसकी हाँ भी लेंथ कितनी होती है, वो मिनिमम होती है बच्चों 30 मीटर लेंथ इसकी। अगर मैक्सिमम पूछेगा लेंथ, अगर मैक्सिमम पूछेगा देन हम जो करेक्ट आंसर लगाएंगे वो 30.5 मीटर लगाएंगे, 30.5 मीटर लगाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, अरशद नदीम वन गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक। अरशद नदीम ने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? वो जीता था 2024 की जो पेरिस में ओलंपिक हुई थी इसमें। मेरे ख्याल में ये एक ही टॉपिक या एक ही MCQs था, मुख्तलिफ सोर्सेज जो मिला है, किसी बच्चे ने कोई तेज भेज दी हमें और कुछ ने कोई और डिफरेंट, यानी कि था अरशद नदीम से रिलेटेड ही, यानी कि इस पे 3-4 MCQs मुख्तलिफ बच्चों ने भेजे हैं। मुझे लगता है ये एक ही था MCQs। आप लोग देखिएगा, वेरीफाई कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। इसके बाद रैकेट ऑफ अरशद नदीम। अरशद नदीम साहब का जो रैकेट था हाँ भी क्या था? वो था बच्चों 92.97। ये पेरिस के ओलंपिक में इन्होंने बनाया था 2024 में। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है वो है मुमतैग वाजा। मुमतैग क्या थे? मुमतैग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रह चुके हैं। ये 1917 से मेरे ख्याल में 1920 तक रह चुके हैं या 1923 तक रह चुके हैं।
ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो जो डेआर्की वाला सिस्टम आया था, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई थी, इन्हीं के दौर में ही आई थी। व्हाट इज़ जेवलाइन वेट, जेवलाइन का हाँ भी वेट क्या होता है। अगर मेंस की बात वो करेंगे, मेंस की बात करेंगे तो उनके लिए जो होगा वो 800 ग्राम होगा मेंस के लिए। अगर वुमेन की बात हम करें तो उनके लिए जो वेट होगा वो होगा 600 ग्राम, मिनिमम 600 ग्राम, और मिनिमम जो मेंस के लिए होगा वो होगा 800 ग्राम्स। अच्छा, हम 35 एमसीक्यूज देखते हैं, जो कि 4-5 एमसीक्यूज उन्होंने उर्दू के भी दिए हैं। उन्होंने पहला जो है का, के, की, क्या है, यानी कि ये जो अल्फाज हैं, ये जो हरूफ हैं, क्या है, इन हरूफ को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हरूफ इजाफत। हरूफ इजाफत वो हरूफ होते हैं जो दो इसमों के दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह इंग्लिश में प्रेपोजिशन का जो काम होता है, उर्दू में इसका काम होता है हरूफ इजाफत का। इससे जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी खुद काम ना कर सके, हीले बहाने करे, दूसरों पे डाल दे, इसका मतलब यही बनता है। इससे जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो रिलेटेड है अकाए उर्दू कवैत की रूह से। क्या है अकाए उर्दू कवैत की रूह से, इसको लक़ब बोलते हैं। इससे आगे जो है वो एमसीक्यूज है, पहले दौर में खुशी से डैश के दिए जलाए जाते थे। पहले दौर में खुशी से घी के दिए जलाए जाते थे, घी के दिए, ये ठीक था। उस वहाँ पे ये भी था कि तेल के दिए, घी के दिए, पानी के दिए, या नाना दीज। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा घी के दिए। बच्चों, ये हमें एमसीक्यूज़ मिले थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, जो कि हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए, शेयर किए। और आज हमारा जीके का एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 फ़रवरी से, जिसमें जीके के 3 मंथ का सेशन होगा और जीके की तैयारी आप लोगों के 10 सब्जेक्ट की कराई जाएगी, जो कि मुख्तलिफ सीट्स आ रही हैं अपकमिंग, उनसे रिलेटेड ही होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं।